आप सोचो कि आपका एक छोटा सा मकान है किसी बड़े जमींदार महल वाले इंसान के बगल में, और वो अपने महल को और एक्सपेंड करने के लिए आपके पास आकर कहे कि यार अपने मकान का ना थोड़ा नहीं पूरा ही मकान का हिस्सा दे दो क्योंकि मुझे एक्सपेंड करना है। क्या करोगे आप? दे दोगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पे इस कहानी में ऐसा नहीं है। जो हमारे समाज में हम ये देखते आते हैं ना कि जमींदार लोग, पैसे वाले लोग, पूंजीपति लोग किस तरह से गरीब लोगों का शोषण करते हैं, चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। और कहानी का सबसे मेन कैरेक्टर जो है वो है ये टोकरी भरी मिट्टी। देखने में बहुत सिंपल लग रही होगी, बट इसको उठा के देखना, इसका भार बहुत ज्यादा होता है। और इसका भार इसलिए ज्यादा है जो आपको कहानी के माध्यम से भी समझ में आएगा। देखो, माधव राव के द्वारा लिखी गई बहुत प्यारी कहानी। कैरेक्टर दो है, एक है जमींदार जी जो रहते हैं अपने इस महल में, और उनके महल के ठीक सामने में रहती हैं एक बूढ़ी दीदी जिनको कि अपनी झोपड़ी में रहती है अपनी पोती के साथ। अब झोपड़ी हो चाहे महल हो, घर तो घर होता है, लगाव है, मिट्टी का बना हुआ ये झोपड़ी है, और जो उनकी पोती है सिर्फ वो और वही दो इंसान उस घर के अंदर रह रहे हैं। लेकिन भाई साहब, जमींदार के दिमाग में आता है कि मुझे अपने घर को एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है, तो वो जाते हैं, इनसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं, फिर ये नहीं मानती हैं तो वो क्या करते हैं, वो पहुंचते हैं अपने वकील के पास, और उस वकील को मोटा पैसा देके और इस बेचारी जो हमारी बुढ़िया जी हैं उनके पास जाते हैं, प्रेशर बनाते हैं, पूरा दबाव बनाते हैं और उनको कहते हैं कि भैया अपनी झोपड़ी खाली कीजिए। अब जमींदार की जो ये चाल है, पैसे वाला है, पावरफुल है, ताकतवर है, क्या करे, तो उन्हें ये झोपड़ी छोड़नी पड़ती है। कई बार उन्होंने मना किया कि मेरा इस झोपड़ी से बहुत लगाव है क्योंकि मेरे इस झोपड़ी में मेरे बेटे, मेरे पति, मेरी पुतोह सबका निधन यहीं हुआ है, और अब जो मेरे पास बची है, जो मेरी पोती है, बस हम ही दो लोग हैं, तो इस झोपड़ी में हमारे बहुत सारे कहानियां हैं, एक कनेक्शन है। बट क्या करते, पैसे की और पावर के आगे झुकना पड़ा उनको, और फिर उन्हें वो झोपड़ी छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन जो इनकी पोती है ना, वो थोड़ी हट वाली है, जिद्दी है, वो मानती नहीं। वो कहती है दादी खाना नहीं खाऊंगी, मैं खाना खाऊंगी तो सिर्फ अपनी झोपड़ी में बैठ के खाऊंगी। ये बहुत रिक्वेस्ट करती है कि बेटा देखो अब झोपड़ी वापस नहीं आने वाली है, खाना पीना क्यों छोड़ रहे हो, बट वो मानती नहीं है। अब दादी क्या ना करे, तो पोती के प्रेम में दादी वापस पहुंचती है एक टोकरी लेके, और इस बार वो टोकरी लेके जा रही है तो वो झोपड़ी नहीं मांगती है, वो जाती है अपनी एक टोकरी लेके और विनती करती है जमींदार से कि आप मुझे ये झोपड़ी मत लौटाओ, बट मुझे ना इस झोपड़ी के अंदर की एक टोकरी मिट्टी दे दो। जमींदार पूछता है क्या कर इस एक टोकरी मिट्टी से आप करोगे क्या? कुछ नहीं, इस मिट्टी को ले जाऊंगी, मिट्टी का चूल्हा बनाऊंगी और उससे रोटी पकाऊंगी और अपनी पोती को खिलाऊंगी, तो शायद इस घर की मिट्टी से बने चूल्हे की बनी रोटी खा के जो यादें हैं वो जुड़ी रहे। बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, वेल एंड गुड। वो टोकरी देती हैं और जमींदार उस टोकरी में मिट्टी भरने लग जाता है। अब जैसे ही मिट्टी भर जाती है तो जो हमारी यहाँ पे दादी जी हैं वो रिक्वेस्ट करती हैं कि भैया एक काम करो, इस टोकरी को जरा उठाओ और मेरे सर पे डाल दो। जमींदार पूरी ताकत लगा देता है, उससे ये मिट्टी का जो भरा हुआ टोकरा है ये नहीं उठ पाता है। फिर दादी कहती हैं ये तो सिर्फ एक टोकरी ही मिट्टी है, इस घर में इस मिट्टी का पूरा अंश पड़ा है, जब तुम इसका भार नहीं उठा पा रहे हो तो इस झोपड़ी जो इस पूरी मिट्टी से बनी है उसका भार कैसे उठाओगे? जमींदार को समझ में आ जाता है कि उससे क्या गलती हुई है, और वो इस गिल्ट के साथ नहीं रह सकता। वो लज्जित हो जाता है कि बस मुझसे नहीं होगा, और यहां जीत होती है हमारी दादी जी की। जमींदार को समझ में आता है, जमींदार उनको झोपड़ी उनकी वापस कर देता है। अब जो ये बात है ना, यहाँ पे जो हिंदी में जो चीजें हैं जिसको हम कनेक्टिविटी कहते हैं वो समझना जरूरी है। सबसे पहले तो हम इन कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, जो जमींदार है और दूसरी तरफ जो वृद्ध है। जमींदार ताकतवर है कानूनी और आर्थिक बल से। मनोस्थिति की बात करें तो पूरा धन मन के साथ एकदम अहंकार से भरा हुआ है। परिणाम लेकिन क्या हुआ, उसका अहंकार टूट जाता है, और फाइनल रिजल्ट ये है कि भाई उसको नैतिकता हार मिलती है और लज्जा का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ जो हमारी वृद्धा दादी जी हैं उनकी बात करें, ताकत इनकी क्या है, भावनाएं हैं, नैतिक बल है। मनोस्थिति इनकी कैसी है, बेबस जरूर है, मजबूर है, बट ममता से पूरी भरी हुई है। और इनका रिजल्ट क्या है, इनको नैतिकता की जीत मिलती है। अब यहां पे जो मिट्टी है वो एक मेटाफर है। उस मिट्टी को जरा ध्यान समझते हैं, वो मिट्टी बताना क्या चाहती है। मिट्टी जो कहानी में है उसका मतलब है मिट्टी इंसानों को अपनी जन्मभूमि से जोड़ के रखती है ना। आपने बहुत सारे ऐसे गाने सुने होंगे जहां मिट्टी शब्द का इस्तेमाल किया गया, और उस मिट्टी शब्द का इस्तेमाल करके लोगों की कनेक्टिविटी बताइए जहां से वो मूल रूप से डिपेंड करते हैं। हम सबकी जन्मभूमि वहां हमारी मिट्टी, और हर इंसान कहते हैं मिट्टी से जुड़े रहो। मिट्टी से जुड़े रहने का मतलब क्या है,
कि अपने कल्चर, अपने रूट से जुड़े रहो। और हमारा कल्चर, हमारा रूट कहाँ से आता है? जहाँ हमारा जन्म हुआ, जिस घर में हम पले भरे हैं। इस मिट्टी में यादें हैं उस वृद्धा के मृत परिवार की, पति पुत्र पुतोह की। ये मिट्टी जो है जमींदार के लिए कर्म का बोझ है। तो किसी के लिए यादें, किसी के लिए भावनाएं, किसी के लिए कर्म का बोझ। कि जमींदार को समझ में आता है कि उसने कितना बड़ा अन्याय किया जब वो उस एक टोकरी मिट्टी को उठाने जाता है। फाइनली वही हृदय परिवर्तन होता है, झोपड़ी उनको वापस कर दी जाती है और जमींदार जो है उनकी आंखें खुल जाती है। इतनी ही कहानी है, एक छोटी सी कहानी जिसके माध्यम से लेखक सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि हमें अपनी मिट्टी को अपने करीब रखना चाहिए, दिल से पास होना चाहिए। यादें जुड़ी हुई हैं उन सब चीज़ों से, कल्चर रूट से जुड़े रहो। और जब बात आए लड़ने की, तो आप अगर कमज़ोर भी हो तब भी अगर आप नैतिक और आप सत्य की राह पे हो तो आप आराम से जीत सकते हो। खैर, थोड़ा लेखक के बारे में बात करेंगे। जो लेखक कहानीकार हैं माधवराव जी, इनको प्रेरणा मिली लिखने की लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये वही स्वतंत्रता सेनानी है। उनके माध्यम से इन्होंने हिंदी साहित्य के अंदर अपना काम किया। इनके कुछ मुख्य कार्य के बारे में बात करें तो गीता रहस्य का मराठी अनुवाद इन्होंने किया। स्वदेशी आंदोलन और बाइकआउट वगैरह में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कहानी का महत्व तो बस वही है कि यह केवल घटना नहीं बताती बल्कि सामाजिक ताने बाने पे कड़ा प्रश्न उठाती है। तो इनके द्वारा लिखी गई जो कहानियां है वो समाज में जितनी भी चीज़ें हैं ना, जो कल्चरल वगैरह चीज़ें हैं, उन पे जोर देती है। इस चैप्टर के कुछ व्याकरण वाले पोर्शन को बात कर लेते हैं, जैसे कि की और की में फर्क, छोटी और बड़ी। ये जो छोटी है वो संयोजक चिन्ह है, कंजक्शन, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, उसे भरोसा है कि वो रोटी खाने लगेगी। और दूसरी तरफ जो बड़ी ई की मात्रा है वो संबंध दिखाती है, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध। जैसे कि उदाहरण, अनाथ वृद्धा की झोपड़ी, तो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रही है। अगर हम और बात करें यहाँ पे काल की, भूत, वर्तमान और भविष्यकाल। एक एग्जाम्पल से, भूत का, मिट्टी लेकर चूल्हा बनाकर रोटी पकाई, ये भूतकाल है। रोटी पका रही हूं, वर्तमान यानी प्रेजेंट, और रोटी पकाऊंगी वो आपका भविष्यकाल है। तो व्याकरण में भी जो चीजें आती हैं बच्चा, वो अपने इस चैप्टर से रिलेटेड ही आती हैं। अब मैं आपको ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो देता हूं, उसका कमेंट करके आप बताना। मान लो कहानी का एंड क्लाइमेक्स थोड़ा चेंज करते हैं। लेट्स सपोज कि जमींदार अगर वो टोकरी उठा लेता तो फिर क्या होता, या फिर जमींदार कोई स्त्री होती, या अगर आप स्वयं जमींदार की जगह होते तो आप क्या करते। फाइनली यही है कि यह जो अहंकार है ना, उस पे इंसानियत की जीत होती है। थोड़ा हमें अपने अहंकार को बांध के रखना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीज़ है, अहंकार अलग चीज़ है। हो सकता है कि आपको इस कहानी के बाद इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझ में आ गया हो। बाकी इस वीडियो की, इस कहानी का जो PDF है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, चैट में, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन भी है टेलीग्राम लिंक का, वहाँ भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करना मत भूलो। और हाँ, बताना ज़रूर कि अगर आप जमींदार की जगह होते तो क्या कुछ अलग करते। Unacademy. Let's crack it.